नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के पहले चैप्टर जो कि है राष्ट्र का स्वरूप, इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। एक एक गद्यांश को हम पहले बुक में समझेंगे, उसके बाद अपनी इस नोट्स में देखेंगे कि कैसे किस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है, ताकि एग्जाम में आपके एक भी अंक ना कटें और बेहतरीन तरीके से आपको एक एक प्रश्न समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आप भले ही चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं व्याख्या भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, और आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही ये गद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए, मान लो कि आपके एग्जाम में ये गद्यांश आ गया, तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि शुरू के 2-3 शब्द जैसे भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, ये एक तरफ लिख देंगे, और अंतिम के 2-3 शब्द आवश्यक धर्म है, ये दूसरी तरफ आप लोग लिख देंगे, और फिर डैश डैश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे के क्वेश्चंस देखते जाते हैं, और जहाँ पे व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम पूरे गद्यांश की व्याख्या देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसके नीचे पहला प्रश्न दे दिया कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए, आपसे एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आपको आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है गद्यांश का शीर्षक, हेडिंग डालेंगे और आंसर में लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। उसके बाद लेखक डालेंगे, फिर लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। बस इतना आपको लिखना है और 2 अंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग ढूंढेंगे तो आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो बस आपको इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से बना के लिखना है। कैसे, जैसे देखो, भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। यहाँ पे देख सकते हो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई वह निर्मूल होती है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे तीसरा डालेंगे और लिख देंगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती वह निर्मूल होती है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यहाँ पर भी आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, देख सकते हो, यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो बस सिंपल आपको इतना ही लिख देना है, चौथा नंबर डाल के, ठीक है। बस ऐसे ही आपको लिख देना है। अब देखिए, मैं खासकर व्याख्या वाली चीज़ को अच्छे से यहाँ पे सुनिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे तो आपके बुक में जो रेखांकित अंश है वो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। पता लगा एग्जाम में आपका रेखांकित अंश यहाँ से हटा करके यहाँ से ले करके यहाँ तक दे दिया, यहाँ से ले करके यहाँ तक दे दिया, तब आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि मान लिया आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और यहाँ तक की व्याख्या मैं केवल बता दूं तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं आती रहेगी। इसलिए मैं क्या करूँगा कि पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको बताऊँगा, ताकि कहीं से भी रेखांकित अंश दे तो आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएँ, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो चलो बताते हैं व्याख्या, भले ही आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र की भूमि पर, या कह लो पृथ्वी पर, ठीक है ना, किसी भी राष्ट्र की पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाला जन, यानी किसी भी राष्ट्र की भूमि या जमीन और उस जमीन पर रहने वाले लोग जो हैं, और उन लोगों की संस्कृति यानी उन लोगों की सभ्यता, इन तीनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा, कोई भी राष्ट्र तभी बनता है जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन सी? पहला वहाँ का भौगोलिक वातावरण या कह लो पृथ्वी, दूसरा क्या है उस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, और तीसरी चीज़ क्या है उन लोगों की सभ्यता कैसी है, उन लोगों की संस्कृति कैसी है। इन तीनों चीज़ों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है, यानी किसी भी राष्ट्र की बनावट बनती है, किसी भी देश की बनावट बनती है इन 3 चीज़ों के मिलने से, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अर्थात ये पृथ्वी जो है, ये धरती माता जो है, इसका निर्माण किसने किया है? देवताओं ने किया है, और यह अनंत काल से है, अर्थात सदियों से है, ठीक है। अनंत काल से है मतलब यह सदियों से है। और लेखक कहते हैं कि इसके भौतिक स्वरूप, अर्थात धरती माता के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, भौतिक स्वरूप मतलब जो हमें ये हमारा पर्यावरण जो दिखाई देता है, ठीक है ना, इसी को भौतिक स्वरूप कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और इसकी सुंदरता, सौंदर्य माने सुंदरता, और इसकी समृद्धि, समृद्धि माने ये कैसे समृद्ध बनी रहे, यानी ये धरती माता सदियों तक कैसे ऐसे बनी रहे, यानी कभी भी ये नष्ट ना हो, ये हमेशा के लिए समृद्ध हो जाए, इन सभी के प्रति सावधान होना, सचेत होना, ये हम सभी का आवश्यक कर्तव्य है, यानी जरूरी कर्तव्य है, ठीक है। आगे यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, पार्थिव मतलब ये भूमि जो है
इसका जो बनावट है या कह लो इसका जो ये हमें वातावरण मिलता है, हमारा पर्यावरण जो है, इसके प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, यानी जितने अधिक हम इसके प्रति इसको लेकर के यानी इस हमारे पर्यावरण को लेकर के जितना ज़्यादा हम शिक्षित होंगे, जितना ज़्यादा हम जानकार होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता जो है, हमारे देश के प्रति प्रेम जो है, राष्ट्रीयता माने किसी भी देश के प्रति प्रेम, यानी उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता जो है बलवती हो सकेगी, अर्थात मजबूत हो सकेगी। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी ये हमारी धरती माता जो है ना, सच्चे अर्थों में, रियल में अनेकों, समस्त यानी अनेकों या सभी राष्ट्रीय माने राष्ट्र के प्रति उठने वाले विचारधाराओं की ये माता हैं। यानी अनेकों विचारधाराएं इन धरती माता से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और आगे राइटर जी कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई वह निर्मूल होती है। अर्थात ऐसे राष्ट्रीय प्रेम या कह लो ऐसी भावनाएं जो हमारी धरती माता के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, जो धरती माता से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो निर्मूल होती हैं, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अर्थात लेखक ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम का जो ये जड़ें हैं, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम रूपी पौधे की ये जो जड़ें हैं ना, इस धरती माता में जितनी ज़्यादा गड़ी होंगी, जितनी ज़्यादा गहरी होंगी, अर्थात जितना हमारा इस धरती माता से प्रेम गहरा होगा, उतना ही हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीय के प्रति, राष्ट्र के प्रति भाव, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम का अंकुर या पौधा जो है पल्लवित होगा। यानी जितना ज़्यादा हम लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, उतना ही अन्य लोगों के अंदर भी देश के प्रति प्रेम जो है उत्पन्न होगा। और इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, आद्योपांत माने शुरू से लेकर अंतिम तक की, ठीक है ना, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की शुरू से लेकर के अंतिम तक की जानकारी प्राप्त करना और धरती माता की सुंदरता और धरती माता की उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में पहचानना, ये सभी हम लोगों का आवश्यक कर्तव्य है। तो पूरे की व्याख्या मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे रेखांकितन से यहाँ तक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखना जानेंगे। ठीक है ना, और देखिए एग्जाम में आपके अगर कहीं दूसरे जगह रेखांकितांश देगा तो आप वहाँ की लिखेंगे। ठीक है ना, फिर आप ये वाली व्याख्या नहीं लिखेंगे। देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि किसी भी देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक होगी उतना ही देश के अन्य लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें हमारी धरती माता के बाहरी वातावरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना तथा धरती माता की स्वच्छता और सुंदरता एवं प्राकृतिक चीज़ों के उपयोग एवं महत्व को समझना हम सभी का आवश्यक कर्तव्य है। बस इतना आपको लिखना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो आपको लिखना है दोस्तों कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। बस इतना आपको लिखना है। अगला है कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, किसके सम्मिलन से, तो बस आप लोग लिख देंगे कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आगे के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। बस वीडियो में आप लोगों को अंतिम तक जुड़ा रहना है और एक एक चीज़ को अच्छे से देखते रहना है। देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो अभी बताया हूँ कि ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। इतना आपको लिखना है 90 नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है, ऐसे आपका ये पहला गद्यांश जो है हल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला गद्यांश। ठीक है, अगला गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी हमारे देश के जो दूसरा अंग है, हमारे देश का, हमारे इस राष्ट्र का, हमारे भारत देश का जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग होता है वो होता है हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोग, हमारी इस धरती माता में निवास करने वाले मनुष्य। ठीक है ना, क्योंकि अगर धरती माता हो और उसमें मनुष्य ना हो तो हमारे राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी कोई भी राष्ट्र तब माना जाता है जब वहाँ पे रहने वाले लोग भी हों, क्योंकि अगर ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो एक देश है, वह एक राष्ट्र है।
कोई एक किसी भी जमीन पर राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहाँ पे लोग रह रहे हों। ठीक है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी लेखक ये कहते हैं कि धरती माता और धरती माता में रहने वाले लोग दोनों के सम्मिलन से ही, अर्थात जब दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों में जब तादाद में स्थापित होता है, यानी दोनों जब संतुलन की स्थिति में रहते हैं, तभी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी कोई भी राष्ट्र तभी बनता है जब पृथ्वी और वहाँ के लोग दोनों एक दूसरे से संतुलन स्थापित करके रखें। यानी ना तो लोग पृथ्वी को नुकसान पहुँचाएं और ना ही पृथ्वी लोगों को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, यहाँ पे आगे राइटर जी कहते हैं कि जन के कारण ही, अर्थात लोगों के कारण ही पृथ्वी यानी धरती माता जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अर्थात पृथ्वी माता को लोग मातृभूमि क्यों कहते हैं? मातृभूमि इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जो लोग हैं इस धरती के ना, वो धरती माता को अपनी माता मानते हैं, धरती माता को अपनी माता मानते हैं और स्वयं को उनका पुत्र मानते हैं, इसलिए उनको मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, अर्थात इसीलिए उनको मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी माता है और जन यानी लोग जो हैं सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी लेखक ये कहते हैं कि इस धरती में रहने वाले लोग जो हैं ना, धरती को माता मानते हैं और स्वयं को उनका पुत्र मानते हैं सच्चे अर्थों में। क्योंकि देखिए, माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिव्याह, यानी पृथ्वी में रहने वाले लोग क्या कहते हैं कि माता भूमि, यानी ये भूमि जो है, ये जमीन जो है, ये माता है, और अहम माने मैं, पुत्रो माने पुत्र हूँ, प्रतिव्याह माने पृथ्वी का, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है, ये भावना जो है इस धरती के प्रत्येक लोग के अंदर होनी चाहिए, राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भावना होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जन के हृदय में, अर्थात लोगों के दिल में, लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये सूत्र आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये बात आ जाए ना, तो इस सूत्र का अनुभव ही जो है ना किसी भी देश के प्रेम के प्रति सफलता की कुंजी है। ठीक है ना, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यानी ये भावना अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो गई तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण होने में तनिक भी देरी नहीं लगती, क्योंकि इसी भावना से किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बीज जो है ना वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंकुर उत्पन्न होते हैं यानी बीज उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी हम हल करेंगे। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तो सेम टू सेम रहेगा, फिर भी लिख लीजिए। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो आप लोग लिखेंगे पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये गद्यांश में ही आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी गद्यांश से ही ढूंढ करके नोट्स आपको बनानी है। देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी पृथ्वी और लोग दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। यहाँ से देख सकते हो यही वाला है सेम टू सेम। अगला है दोस्तों, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो आप लोग लिखेंगे कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी लोगों की वजह से। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए पूरे गद्यांश की व्याख्या तो मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूँ, अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे ये चीज़ चलो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों की वजह से ही पृथ्वी के लोग मातृभूमि ये क्या करते हैं, मातृभूमि कहते हैं। यानी निवास करने वाले लोगों की वजह से ही पृथ्वी को लोग मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को माता और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानते हैं। बस इतना आपको लिखना है और ये गद्यांश आपका फिनिश हो जाएगा। बहुत ही ईजी गद्यांश था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लीजिएगा ग नंबर गद्यांश इतना ज़्यादा खास है कि देख सकते हो कितने साल बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है और अक्सर आता है, क्योंकि देखो एग्जाम में अक्सर वही गद्यांश आता है जो छोटा होता है, यानी जगह कम लेता है और उसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है, यानी जिससे प्रश्न ज़्यादा बन सकते हैं और दिखने में छोटा होता है, वो गद्यांश एग्जाम पेपर में छापे जाते हैं ताकि जगह कम लगे। ठीक है, अब देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है। प्रवाह माने फैलाव कह लो या विस्तार कह लो या बहाव कह लो, यानी इस धरती में रहने वाले लोगों का प्रवाह है जो, यानी लोगों का फैलाव जो है, लोगों का विस्तार जो है ये अनंत है। अर्थात इस धरती में रहने वाले जो लोग हैं वो अनंत तक फैले हुए हैं, यानी बहुत दूर तक बसे हुए हैं। हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र के लोगों ने तादाद में माने संतुलन स्थापित किया है। यानी हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो है ना धरती माता के साथ संतुलन स्थापित करके रखे हुए हैं। अर्थात ना तो वो धरती माता को नुकसान पहुंचाते थे, ना तो धरती माता उनको नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन आजकल तो आप लोग जानते ही हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना।
धरती माता को लोग अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व से लोग जो है ना धरती माता के साथ अपना संतुलन स्थापित किए थे। और आगे राइटर जी कहते हैं कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ यानी जब तक सूर्य की किरणें, जब तक सूर्य की रश्मियाँ माने जब तक सूर्य की किरणें नित्य माने प्रतिदिन, प्रातःकाल माने सुबह सुबह, भुवन माने संसार को अमृत से भर देंगी। यानी जब तक ये सूर्य की किरणें जो है ना इस संसार को अपने अमृत रूपी प्रकाश से भरती रहेंगी, प्रतिदिन अपने अमृत रूपी प्रकाश से भरती रहेंगी, तब तक इस राष्ट्र के लोग जो है ना इनका जीवन भी अमर है। यानी जब तक सूर्य का प्रकाश धरती में गिरता रहेगा तब तक इस देश में रहने वाले लोगों का जीवन भी अमर है, अर्थात तब तक लोग भी इस धरती में रहते रहेंगे। आगे राइटर जी कहते हैं कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी लोग जो है ना नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव का मतलब ये है कि समय बढ़ता घटता रहता है, यानी आने वाला समय जो है आता रहेगा जाता रहेगा, यानी समय सीमा में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। लेकिन इन सब के होते हुए भी इस राष्ट्र के लोग जो है ना नई नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। अजर माने जिसका कभी क्षय ना हो, अमर माने जो सदियों तक यानी जो कभी मरता ही ना हो, ठीक है, और अजर माने जो कभी नष्ट ना हो। यानी कि ये सभी उतार चढ़ाव यानी इतिहास में अनेकों घटनाएं होने के बाद भी, इतिहास में अनेकों समय सीमा आने के बाद भी ये राष्ट्र के लोग जो है ना नई नई उमंगों से, नई नई लहरों से, यानी नए नए तरीके से जीने के लिए हमेशा अजर अमर हैं, यानी कभी भी ये मरने वाले नहीं हैं। और लोगों का संततवाही जीवन, संततवाही का मतलब ये है जो लगातार बहाव है, ठीक है ना। संततवाही माने पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखना है कि लोगों का संततवाही जीवन जो है नदी के प्रवाह की तरह है, अर्थात जो लोग इस धरती में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं इनका जो ये क्रम है ना नदी के बहाव की तरह ही है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा, अर्थात कर्म माने कर्म के द्वारा यानी मेहनत के द्वारा, श्रम माने मेहनत के द्वारा, उत्थान माने उन्नति के, उत्थान माने उन्नति के दोस्तों बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठीक है ना। उत्थान माने उन्नति के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कि देखिए मैं बताता हूँ अनेकों घाटों का मतलब क्या है। यानी कि ये लोगों का ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती माता में ये जो जीवन चला आ रहा है ना ये नदी के बहाव की तरह है। जैसे नदी का बहाव बहता रहता है और होता क्या है कि कभी कभी नदी में बाढ़ आ जाती है और कभी कभी नदी में सूखा भी पड़ जाता है ना। तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन है कि इस लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये चला आ रहा है, विकास जो होता जा रहा है ना, इन पीढ़ियों में कर्म और मेहनत के द्वारा उन्नति के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। अर्थात इन पीढ़ियों में जितने भी व्यक्ति आते हैं अपनी मेहनत और श्रम के द्वारा अनेक उन्नति पूर्वक घाट कर जाते हैं, यानी अनेक उन्नति पूर्वक काम कर जाते हैं जो एक घाट की तरह याद किया जाता है ना। अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है, यानी इन सभी पीढ़ियों में व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी उन्नति करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो टेंशन मत लो, पूरा भी क्लियर होगा जैसे ही व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। देखो जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। और यहाँ पे हवा दोस्तों बहुत तेज चल रही है, ठीक है। जन का प्रवाह अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो सेम टू सेम आप लोग लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप लोग लिखेंगे, तो देखिए लिख दीजिए हेडिंग डाल के। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। हजारों सालों से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने पृथ्वी के साथ संतुलन स्थापित किया है। लेखक कहते हैं कि जब तक सूर्य की किरणें प्रतिदिन इस संसार को अपनी अमृत रूपी प्रकाश से भरती रहेंगी तब तक इस देश में रहने वाले लोगों का जीवन भी अमर है, ठीक है। की जीवन नहीं लिखना, का जीवन लिखना, ठीक है। लोगों का जीवन भी अमर है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका भी आंसर देख लीजिए, आप लोग लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियाँ जो है ना प्रतिदिन प्रातः काल संसार को अमृत से भर देती हैं, इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कई लोगों को डाउट हुआ होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे घाटों का निर्माण से आशय दोस्तों मनुष्य का अपने कर्म और श्रम के द्वारा उन्नति के लिए पद चिन्ह छोड़ना होता है, यानी उन्नति के द्वारा अनेकों बड़े बड़े काम करना ही घाटों का निर्माण है, ठीक है। सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सततवाही का अर्थ है सदा या हमेशा बहने वाला, यानी सदियों से चला आने वाला, ठीक है। यही चीज़ अभी मैं आपको बताया हूँ, सततवाही यानी सततवाही पीढ़ी यानी सदियों से जो पीढ़ी चली आ रही है। देखिए राष्ट्रीय जन ने किसके साथ
तादाद में प्राप्त किया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, अपने इस चैप्टर को फिनिश करना है, ठीक है ना। यानी राष्ट्र के लोगों ने किसके साथ संतुलन प्राप्त किया है, तो आप लोग इसमें लिखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय जन भूमि के साथ तादाद में प्राप्त किया है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जन की सततवाही जीवन किस तरह है। तो आप लोग लिखेंगे कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, ठीक है। नंबर डाल डाल के 8वां फिर 9वां, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अमर है जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब देखिएगा दोस्तों, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जन का प्रवाह से तात्पर्य लोगों के विस्तार से है, अर्थात मानवों की गतिशीलता और उन्नति की स्थिति को जन का प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्र निवासी जन जो हैं सूर्य की किरणों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। ओके। अगला है दोस्तों कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उत्थान के घाटों का निर्माण जो है ना, कर्म और श्रम के द्वारा हुआ, मेहनत के द्वारा हुआ, ठीक है। अगला है दोस्तों, जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो आप लोग लिखेंगे कि जिस तरह नदी का प्रवाह लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार जन जीवन भी सदैव गतिमान रहता है। यानी अनेकों, हर काल में, हर समय में, हर पीढ़ी में अनेक प्रकार की खोजें होती हैं, अनेक प्रकार का उन्नति होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तादाद में और अजर शब्द का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, तादाद में का अर्थ है संतुलन या अभिन्नता, अजर का अर्थ है क्षय रहित या कभी भी नष्ट ना होने वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए प्लीज़ एक लाइक शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है। अब यहाँ पे देखिए, घ नंबर गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ से शुरू होता है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यानी कि लेखक ये कहते हैं कि किसी भी देश का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, किसी भी देश का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की संस्कृति। अब संस्कृति क्या होती है, देखो मैं बता दूं। संस्कृति का मतलब होता है दोस्तों लोगों का रहने, यानी लोगों का आचरण, लोगों की सभ्यता कैसी है, लोगों की बोलचाल की शैली कैसी है, ठीक है। इसी को संस्कृति कहा जाता है। यानी कि किसी भी राष्ट्र का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति, यानी सभ्यता। अब देखिए सभ्यता के बारे में ये पूरा पैसेज है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए राइटर जी कहते हैं कि मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, यानी अनेकों कालों में ये मनुष्य जो है जो जो चीज़ें बनाया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। श्वास प्रश्वास माने सांस लेना और छोड़ना, यानी इस मनुष्य, श्वास प्रश्वास मतलब सांस लेना और छोड़ना, यानी सांस लेना और छोड़ने को क्या कहते हैं, जीवन चलना कहते हैं। यानी कि मनुष्य ने जो सभ्यता बनाया है वही उसके जीवन का ये क्या है, क्या कह लो, सांस लेना और छोड़ना है। यानी व्यक्ति का जीवन उसी के दम पर चलता है, ठीक है, उसी के दम पर चलता है। यानी इन सभ्यताओं के दर पर ही, इन सभ्यताओं की वजह से ही मनुष्य का जीवन है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य के जीवन में सभ्यता नहीं रह जाएगी, मनुष्य का जीवन किसी काम का नहीं, ठीक है। आगे राइटर जी कहते हैं कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। देखिए कबंध किसको कहा जाता है, कबंध कहा जाता है दोस्तों बिना सिर के पूरा शरीर। जैसे आपके शरीर से सिर अलग कर दिया जाए तो नीचे का पूरा पोर्शन जो है वो कबंध कहलाएगा। यानी कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना जो है कबंध मात्र है। यानी अगर व्यक्ति के जीवन में संस्कृति नहीं है, किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के अंदर अगर संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, बोलने चालने का तरीका नहीं है, तो वो राष्ट्र जो है ना, उस राष्ट्र के लोगों की कल्पना मात्र कबंध है, यानी बिना सिर के शरीर की भांति है। और क्योंकि संस्कृति जो है ना, किसी देश की संस्कृति जो होती है ना, वही वहाँ के लोगों का मस्तिष्क होती है, ठीक है। किसी भी देश के लोगों का सिर क्या है, वहाँ की संस्कृति है। क्योंकि अगर संस्कृति नहीं है तो फिर वो सिर किसी काम का नहीं। आगे यहाँ पे कहते हैं कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय माने उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी जब संस्कृति का उन्नति होगी और राष्ट्र का अभ्युदय होगा, उन्नति होगी, तभी राष्ट्र की भी वृद्धि संभव है। अगर संस्कृति की उन्नति नहीं होगी तो किसी की भी उन्नति नहीं होगी। यहाँ पे राइटर जी कहते हैं कि राष्ट्र के समग्र रूप में, यानी राष्ट्र के संपूर्ण रूप में भूमि और लोगों के साथ साथ लोगों की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। यदि भूमि और लोग अपनी संस्कृति से विरहित यानी अलग कर दिए जाएं, अगर किसी देश में रहने वाले लोग जो हैं उनकी संस्कृति से अलग कर दिए जाए ना, तो ये समझना चाहिए कि राष्ट्र का लोप हो गया, यानी राष्ट्र किसी काम का नहीं रह गया। अगर किसी राष्ट्र से लोगों को और लोगों की संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो उस राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, अर्थात उस राष्ट्र का पतन समझना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आगे राइटर जी कहते हैं कि जीवन के बिटप माने वृक्ष होता है, यानी जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प यानी फूल जो होता है वो संस्कृति होता है। क्योंकि देखिए यानी पौधे की सुंदरता कब होती है, पेड़ की सुंदरता कब होती है, जब उसमें पुष्प लगे, ठीक है ना। और अगर पुष्प नहीं है तो पेड़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता दिखने में, है ना। वैसे ही कहते हैं कि इन व्यक्तियों के जीवन रूपी वृक्ष का जो ये फूल है ना, ये संस्कृति है। क्योंकि अगर फूल नहीं रह गया तो फिर ये जीवन रूपी वृक्ष किसी काम का नहीं। आगे राइटर जी कहते हैं कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित माने समाया है। अंतर्निहित माने समाया है, यानी कहते हैं कि अगर संस्कृति का सौंदर्य है, यानी अगर संस्कृति अच्छी है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ माने सुंदरता में ही, यानी संस्कृति के सुंदरता और महत्व में ही राष्ट्र के लोगों के जीवन का भी सुंदरता और यश है। क्योंकि देखिए अगर पेड़ में जो पुष्प लगा हुआ है वो दिखने में अच्छा है, अच्छी सुगंध देता है, तो पौधे की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होती है, ठीक है ना। गुलाब के फूल की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होती है, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, सौंदर्य भी अच्छा है, प्लस सौरभ यानी सुगंध भी उसकी अच्छी है। इसी वजह से उस वृक्ष का कुछ ज़्यादा ही इज्जत किया जाता है। वैसे ही अगर पृथ्वी में रहने वाले लोगों की संस्कृति अच्छी होगी, यानी अच्छे से उनका सभ्यता होगा, तो उस देश के लोगों का जीवन भी यशपूर्वक और आनंदित रहेगा और सौंदर्य पूर्वक रहेगा, ठीक है। आगे राइटर जी कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी ज्ञान और कर्म जब दोनों आपस में मिलते हैं और इन दोनों के प्रकाश की संज्ञा को ही संस्कृति कहा जाता है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों को मिलाने से जो प्रकाश निकलता है, यानी ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और अपनी मेहनत के द्वारा जो प्रकाश यानी जो उन्नति की जाती है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है। संज्ञा तो जानते हैं किसी भी चीज़ का नाम होता है, ठीक है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, सोचा है, खोजा है, और कर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी मेहनत करके बनाया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी राष्ट्रीय संस्कृति कब हमें देखने को मिलती है, अनेकों प्रकार से, जैसे लोगों ने जो कुछ सोचा है और कर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ बनाया है, इन्हीं को हम देखते हैं तो हमें राष्ट्रीय संस्कृति दिखाई देती है। और जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी जीवन किस तरीके से विकसित होगा, जीवन को विकसित करने के तरीके ही हमें संस्कृति के रूप में देखने को मिलते हैं। आगे देखिएगा, लेखक जी कहते हैं कि प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। यानी कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग जो हैं ना, इस देश में रहने वाले, इस भूमि में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग जो हैं, अपनी अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ जीवन को विकसित करने के जो तरीके हैं उनको निश्चित करते हैं और उसी से प्रेरित होकर के संस्कृति का विकास करते हैं, ठीक है। इस दृष्टि से प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी भावना के अनुसार, यानी इस देश में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां भी होती हैं। क्योंकि अलग अलग लोग रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोगों की भावना होगी, और ऐसे ही पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियां भी हमारे राष्ट्र में विकसित होती हैं। परंतु उन सब का मूल आधार जो है ना, राइटर जी कहते हैं कि चाहे जितने भी प्रकार की संस्कृतियां हमारे देश में विकसित हों, पर उन सब का मेन जड़ जो है, मूल आधार जो है ना, पारस्परिक माने आपस में सहिष्णुता माने मिलनसारिता, सहिष्णुता माने मिलन, ठीक है ना। यानी एक दूसरे से मिलजुल करके रहना। भले ही लोगों की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन सबका बराबर सम्मान इस देश में रहना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए, सभी में पारस्परिक प्रेम और समन्वय माने संतुलन पर निर्भर होता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब देखिए, चलिए इसके क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम आपको लिखना है। तो देख सकते हो, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। चौथा क्वेश्चन है ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञान और कर्म दोनों के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए गद्यांश की तरफ एक बार नजर मारते हैं। देखिए यहाँ पे दो गद्यांश दिए गए हैं, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो क्रमशः दोनों की व्याख्या लिखेंगे। पहले प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उतना लिखेंगे। चलिए देखते हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर अगर संस्कृति का अभाव है
तो उस राष्ट्र में लोगों की कल्पना करना बिना सिर के शरीर की तरह है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का मस्तिष्क उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति को कहते हैं। ठीक है, बस ये यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हो गई और यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या देख लेते हैं। चलो, तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि तथा लोगों को उस राष्ट्र की संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वह राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि इस जीवन रूपी वृक्ष का फूल संस्कृति है, अर्थात जिस प्रकार पुष्प से ही वृक्ष की सुंदरता होती है वैसे ही संस्कृति से ही जीवन की सुंदरता होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं और कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई है। संस्कृति का क्या तात्पर्य है? ठीक है, छठवां क्वेश्चन, तो लिखेंगे भूमि पर बसने वाले जन ने, ठीक है, भूमि पर बसने वाले जन ने है ये। ठीक है, जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है? तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब लोगों की सभ्यता और संस्कृति अच्छी होगी तो लोग एक दूसरे के हितैषी हो जाएंगे एवं अपनी सारी बुराइयां दूर कर देंगे, जिससे जीवन आनंदमय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कि जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप को राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। ठीक है, हवा बहुत तेज चल रही है दोस्तों, लेकिन आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? नौवां, तो लिखेंगे यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? तो आप लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ से दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, कागज़ बार बार उड़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पिन किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।